आज हम ना PSIR शुरू कर रहे हैं। PSIR का सबसे पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो पेपर 2 पार्ट 2। तो पहला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसमें सबसे पहले ना थिंकर्स के बारे में देखना पड़ेगा। थिंकर्स मेंशन करना है तो कौटिल्य ने फॉरेन पॉलिसी की बात की हुई है, तिरुक्कुलाल ने भी फॉरेन पॉलिसी की बात की हुई है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। मैकाइंडर जो है ना और जो एल्फ्रेड मान है ये भी थिंकर्स है। इन्होंने क्या कहा है, जो मैकाइंडर है उसने लैंड के बारे में बात की हुई है और एल्फ्रेड मान ने नेवल पावर के बारे में बात की। इसको याद करने का तरीका कि जो काइंड होगा थोड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा तो लैंड के बारे में बात की। इसने रशिया का एग्जांपल दिया है कि रशिया सुपर पावर क्यों बना, क्योंकि उसके पास लैंड में सेंटर था वो लैंड में। और एल्फ्रेड मान ने नेवल पावर की बात की है। इसने एग्जांपल दिया ब्रिटेन का कि ब्रिटेन की नेवल पावर के कारण उसने इतना कॉलोनियल एक्सपेंशन कर दिया था। अब अगर हम चले तो दो टाइप की होती है, एक तो इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, जैसे हमारी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, हर देश की फॉरेन पॉलिसी होती है और फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए जो डिटरमाइन कर रहे हैं ना उसको, वो फैक्टर्स कौन कौन होंगे, या तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के। इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो हिस्ट्री से रिलेटेड कि हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा, कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर अलग अलग। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे कि डेमोक्रेसी है क्या है, पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक फैक्टर्स और पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मैटर करेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा कि ज्योग्राफी कैसे। अब ज्योग्राफी का एक्सटर्नल में इसलिए लिया गया क्योंकि नेबरहुड वगैरह ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। इंटरनल फैक्टर्स हुआ जो हमारे कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, और ये हमारे में नहीं है। मिलिट्री, इंटरनेशनल जो स्नैरियो चल रहा है कि कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम अलग डिमांड्स थी, अब अलग डिमांड्स है, अलायंसेस और वॉर। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी मैटर करेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम कीवर्ड्स देखें इसमें क्या कि हिस्ट्री में जैसे किया जा सकता है कि हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री जो हमारी रही है उसका भी हमारे ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। इसके कारण ही हम नेम पे गए कि हमें किसी वेस्टर्न पे विश्वास था नहीं। और जो चाइना पाक के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज़ है ये भी हमारे कॉलोनियल पास्ट के कारण है, बेसिकली हिस्ट्री के कारण है। आइडेंटिटी और कल्चर, तो जैसे हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम सॉफ्ट पावर पे बिलीव करते हैं, गांधीयन फिलोसफीज पे। गांधी ऑलरेडी महाभारत रामायण इन सब से इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। और हम मिडिल पावर मानते हैं, तो मिडिल पावर जो अपने आप को मानेगा ना उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, जो सुपर पावर खुद को मानता होगा उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी ना उनमें काफ़ी डिफरेंस होगा। अब अगर हम चले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर डेमोक्रेसीज होती है और कुछ ऑटोक्रेसीज होती है, कुछ ऑथोरिटेरियन रिजीम्स होती है, तो इन सब में ना अलग टाइप की फॉरेन पॉलिसी होगी। ऑथोरिटेरियन वाले को अपना जो डोमिनेंस है वो बना के रखनी है, डेमोक्रेसी वाले में डेलिब्रेशन ज़्यादा होगी, थोड़ा डिले मिल जाएगा, एक नी जॉक डिसीजंस नहीं होंगे। और डेमोक्रेसी पीस थ्योरीज क्या कहती है कि ना जो डेमोक्रेसी है ना आपस में नहीं लड़ पाती, क्यों, क्योंकि उन्हें ना बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब तक वो सपोर्ट मिलता है ना तब तक जो सिचुएशन होते हैं ना वो काम डाउन हो चुकी होती है, इसलिए ना उनके बीच पीस रहता है जो डेमोक्रेसीज होती है। तो अगर हम चले पॉलिटिकल लीडरशिप भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे थुसिडाइसिस था एक थिंकर है ये भी, इसने ना पेलोपोलिशियन वॉर पे एक बात कही थी कि ना जैसे एथेंस था ना उसमें 2 रूलर्स का बताया इसने कि एथेंस ने 2 वॉर किए थे स्पार्टा के साथ। तो जो पहला वॉर था ना उसमें पेरिसेल्स था। ये जो इंसान था ना इसने ना काफ़ी ऐसे स्ट्रेटेजाइज किया, उसके बाद वॉर किया तो ये जीत गया था एथेंस। बट ये एल्सिबाइडस जो इंसान था इसने क्या किया था कि इसने ना ऐसे कि मैं मिलिट्री से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, समझे, ऐसे वाला, और इसके कारण ना एथेंस लॉस्ट हो गए थे। तो इसने कहा कि लीडरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैकियावेली ने तो प्रिंस ही लिख दी थी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी जो लिखी थी ना उसमें नैप ही बोला था किसको, लीडर को, मतलब किंग को, कि भाई ये जो होता है ना सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से सारी चीज़ों का फंक्शन डिटरमिन होएगा। अब अगर हम खुद की एग्जांपल्स देखें तो जैसे नेहरू के टाइम पे जो हमारी वो थी पॉलिसी वो अलग थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थी वो अलग थी। नेहरू के टाइम पे क्या था कि हम ना पंचशील में विश्वास करते थे, इन सारी चीज़ों में हम विश्वास करते थे, थोड़ा आइडियलिज्म पे चलते थे। उससे पहले भी अगर हम देखें ना गांधी जी ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया, दो वो लीडर नहीं थे बट उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का तो काफ़ी ऐसे असर्टिव पॉलिसी रही है, जैसे 1971 में उन्होंने पीस ट्रीटी की थी रशिया के साथ, और जैसे उस टाइम पे वॉर भी हो गए थे, ठीक है। और जैसे बांग्लादेश का भी वो हुआ था, लिबरलाइजेशन हो गई थी,
मतलब इंडिपेंडेंस हो गई थी। राजीव गांधी जी की क्या था कि थोड़ा सा इन्होंने सक्सेस दिखा था, क्योंकि थोड़े लिबरल थे। तो ये चाइना विजिट की थी इन्होंने 1988 में, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ था कि राजीव गांधी जी ने चाइना विजिट से उनका थोड़ा रिलेशन हमारे अच्छे हो गए थे। हमने सोचा था कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना और जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनको ना हम थोड़ा सेपरेट कैटेगरी बना देंगे। बट इनका ना श्रीलंका में थोड़ा फेलियर दिखा था। क्यों? क्योंकि जैसे इनका असेसिनेशन भी हो गया था। अब मोदी जी के आने के बाद तो सब ये, जैसे हर्षवी पंत ने भी कहा है कि अब हम ना लीडिंग पावर बन गया है। पहले हम बैलेंसिंग पावर थे, बट अब हम लीडर बन चुके हैं। मोदी जी के आने से हमारे ग्लोबल इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमी में हम अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है, कोई कहीं का कहीं सब लिंक विंक हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी दी थी रॉबर्ट क्योन जोसेफ ने। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे कनेक्शंस बढ़ेंगे ना, और आज का वर्ल्ड है ना वो कॉम्प्लेक्स तरीके से एक चीज़ से इंटरडिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जिनके कारण इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और इकोनॉमी से ही हम मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री को पैसे चाहिए, वो इकोनॉमी देगी। सॉफ्ट लोन्स जो हम किसी किसी देश को देते हैं उनसे भी हमारी पॉलिसी मैटर करेगी। इकोनॉमिक मॉडल हमने कौन सा फॉलो किया? जैसे हम पहले सोशलिस्ट थोड़ा फॉलो करते थे, फिर 99 के बाद हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे। अब अगर हम चले पब्लिक ओपिनियन, वैसे तो यूँ कहते हैं कि रैशनैलिटी लूज़ हो जाएगी अगर हम पब्लिक की हर जगह सुनते हैं, बट स्टिल पब्लिक काफ़ी मैटर करती है। जैसे चाइना का ना पोस्ट 1962 हमारे काफ़ी एंटी चाइना स्टांस हो गए थे। उससे पहले हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, जैसे नेहरू जी के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, ठीक है। बट वापस इसके बाद जब रिवाइव हुए थे ना, राजीव गांधी जी की विजिट से हुए थे। श्रीलंकन में तमिल का जो है ये भी मोस्टली पब्लिक ओपिनियन के कारण है। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी होता है कि हम ना सेटल नहीं कर पाते। जैसे चाइना और नेफा रीजन था ना, इनका क्या है कि ना चाइना ने कहा कि हम ना नेफा रीजन का क्लेम छोड़ देंगे अगर आप हमें ना अक्साई चीन दे दोगे। बट अगर ऐसा कर दिया तो डोमेस्टिक जो वोट्स हैं ना, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो सारी ख़राब हो जाएंगी। तो अगर मैं अब इसको समराइज़ करें तो थिंकर्स थोड़े से इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल की थोड़ी सी अगर हमने डिटेल्स देख ली। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैंने बोला जियो पॉलिटिकल पोजिशन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज़ आवर नेबर्स, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें मिले होते हैं, ठीक है। हिमालय पे जो हमारी कोस्ट लाइन है, हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, इससे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी सारी डिटरमिन होती है, ठीक है। जैसे अब लैटिन अमेरिका हमसे काफ़ी डिस्टेंस में दूर है, ठीक है, इस कारण भी हमारी उनसे फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी। इजराइल है, इजराइल का जो बॉर्डर है वो काफ़ी हॉस्टाइल है, अरब वर्ल्ड में आ गया वो, तो इस कारण उसको अपना काफ़ी न्यूक्लियर काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। और जो लैंड लॉक्ड है उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और थोड़ी सोवरेनिटी और उनका बार्गेन नहीं चलता रहा, जैसे नेपाल और भूटान है। मैकेंडर क्या है? मैकेंडर ने बोला था कि रशिया ना लैंड के कारण पावर बना है, हार्टलैंड है, हार्टलैंड को जो कंट्रोल करेगा ना वही रिमलैंड, हार्टलैंड रिमलैंड साइड वाला, ठीक है, पेरीफ्री वाला। अब महान जो था ना यूएसए, इसने एल्फ्रेड महान याद रखने के लिए कि महान महान लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें नदी पार करता था, मैं ऐसे याद रखने के लिए, जैसे ताकि दिमाग में रिलेट होए। नेवल पावर की बात की थी, इसने बोला था ब्रिटेन का। जैसे अब इसका प्रेजेंट एग्जांपल अगर हम देखें, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, डियागो ग्रेसिया जो कि इंडियन ओशन में यहाँ पे यूएस और यूके ने बेस बना रखे, इंडियन ओशन यूएसए और यूके ने बेस बना रखे हैं, ठीक है। जिबूती में फ्रांस यूएसए चाइना ने बेस बना रखे, दुगम ओमान में इंडिया एक अपना बेस बनाना चाहता है, और हम इंडोनेशिया में भी अपना बेस बनाने की ट्राई करें, सबांग में। रिसोर्सेज भी ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से हम ऑयल लेते हैं, यूएसए की जब से सेल गैस मिली है ना उन्हें, उनकी ना मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस थोड़ी कम हो गई है। अब हम चलते हैं मिलिट्री पे। मिलिट्री में क्या होता है कि 3 टाइप की पावर होती है, ग्रेट पावर, मिडिल पावर और स्मॉल पावर। ग्रेट पावर होती है स्टेटस को मेंटेन करना होता है इनको, कि भाई जैसा चल रहा है अगर हम ऊपर, हम डोमिनेंस में ही रहे, यूनिलेटरली फॉलो करते हैं। मीर शाइमर का इन्होंने बोला था कि ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। मीर शाइमर जो थिंकर थे इन्होंने बोला था कि इनका क्या होता है, इन्हें काफ़ी मतलब एफर्ट वगैरह डालने पड़ते हैं। मिडिल पावर क्या होता है, जोग्राफिकल रीजन का होता है इनका यूजुअली इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल जैसे अब साउथ सब कॉन्टिनेंट ले लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया थोड़ा पावरफुल है, तो ऐसी पावर्स मिडिल पावर हो जाएगी, जैसे इंडिया होगा, ब्राज़ील हो गया,
इंडोनेशिया हो गया। स्मॉल पावर्स क्या होंगी, ये यूजुअली इनका काम होता है सर्वाइवल, बैंड वैंडिंग करते थे। ये मतलब होता है कि जो जैसे कोल्ड वॉर टाइम पे कि जो भी पावरफुल ब्लॉक है, किसी एक पावरफुल ब्लॉक जो फॉलो करा उसी के पीछे पीछे चल दिए। जैसे कतार, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया का थोड़ा ऑथोरिटेरियन रजीम है, तो इनको थोड़ा और अपना सिक्योरिटी का भी ध्यान देना कि हमारे रजीम ना फॉलो हो जाए, कोई अटैक ना कर दे। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर जो होगा उस टाइम पे वो भी डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर में बाइपोलर वर्ल्ड था, तो नेम ब्लॉक्स, कुछ ने अपना ब्लॉक चूज़ किया, जो थोड़ी सॉवरेनिटी चाहते थे उन्होंने नेम चूज़ कर लिया। पोस्ट कोल्ड वॉर क्या होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हमने, मतलब देखो जो हमारे कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारे रिलेशंस रशिया के साथ ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि कॉलोनियल पास्ट भी था, ठीक है। बट जैसे ही अब सिनेरियो चेंज हुआ इंटरनेशनल का, हमने अपनी पॉलिसी चेंज की, यूएस के साथ थोड़े लिंक अच्छे किए, यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था क्योंकि 2008 की, तो जो हमने ना ओवरकम किया अपनी हिस्ट्री की हेजिटेशंस यूएसए के साथ, जैसा कि मोदी जी ने बोला हुआ है। प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने बोला कि एमरजेंट जो हमारा वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर होएगा। एस जयशंकर ने भी बोला अब इशू बेस्ड अलायंसेस बनेगी, मल्टीपल अलायंसेस बनेगी, ऐसा नहीं कि एक अलायंस और उसी के रूल्स हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे अलायंसेस हैं ना, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी डिफाइन करते हैं, कोalitions, ठीक है। इनसे रीजनलाइजेशन होती है, ग्लोबलाइजेशन होती है। ये क्या करते हैं ना, दो चीज़ें अफेक्ट करते हैं, एक तो हमारे सेल्फ का और एक अदर का। सेल्फ का क्या अफेक्ट करते हैं कि हम खुद, मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, जैसे नेटो का पार्ट हूँ, ईयू का पार्ट हूँ, एशियन का पार्ट हूँ, ओपेक का पार्ट हूँ, ठीक है। इन सब का अगर पार्ट है तो जो मेंबर को कंडीशंस फॉलो करनी होती है, तो हमारे रूल भी, अदर्स भी। अगर मैं नेटो का पार्ट बन जाती हूँ तो नेटो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, तो रशिया जब मेरे को देखेगा ना कि नेटो का पार्ट, एक तो मुझे अकेले देखे और एक मेरी इमेज नेटो के साथ जुड़ के होए, तो जो सिंगल वाली इमेज होएगी ना उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज आएगी नेटो के साथ, ठीक है। और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट पावर काफ़ी डिपेंड करते हैं पब्लिक ओपिनियन पे। तो जैसे चाइना अपने इन्फॉर्मेशन ना काफ़ी कंट्रोल करता है, नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारी पॉजिटिव इमेज है, हमें तो इलेक्शंस करा दो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल, एक्सटर्नल, हिस्ट्री, आइडेंटिटी, कल्चर। पॉलिटिक्स में दो चीज़ें कि स्ट्रक्चर कैसा, लीडरशिप कैसे, इकोनॉमी और पब्लिक ओपिनियन। एक्सटर्नल में जियो पॉलिटिकल और रीजनल, हम कहाँ लोकेटेड है, इससे हमारे रिसोर्सेज वगैरह ये सब डिटर्मिन होंगे। और मिलिट्री, इंटरनल पावर स्ट्रक्चर, अलायंसेस और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन।